गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th में सोशल साइंस में नागरिक शास्त्र में आप देखेंगे पहला चैप्टर जो है सत्य की साझेदारी पावर शेयरिंग। मतलब सत्य की साझेदारी जो पहला चैप्टर है उसको हम बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे और मैं पूरा तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप देखेंगे जो पहला चैप्टर है सत्य की साझेदारी, इसमें आप देखेंगे सत्य की साझेदारी का अर्थ क्या होता है। सत्य की साझेदारी का अर्थ में आप देखेंगे कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन सत्य की साझेदारी कहलाता है। यानी सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन ही सत्य की साझेदारी कहलाता है। या आप देखेंगे दूसरा हम परिभाषा दे सकते हैं, या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन, या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन ही क्या कहलाता है, सत्य की साझेदारी कहलाता है। अर्थात आप देखेंगे जैसे आप सरकार के अंग में आप देखेंगे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो इस तरह से इसमें भी शक्तियों का विभाजन होता है कि अलग अलग जैसे जो व्यवस्थापिका होती है अपना कानून का निर्माण करती है, और आप देखेंगे कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का संचालित पालन कराने का काम करती है, और जो पालन करने में जो कभी त्रुटियां होती हैं कार्यपालिका के द्वारा उस सभी को संशोधन करने का, उसको दंडात्मक नीतियों से न्याय देने का काम कौन करती है, न्यायपालिका करती है। तो इस तरह से आप देखेंगे, या तो आप देखेंगे सरकार के बीच में जैसे आप देखेंगे शक्तियां जो होती हैं विभिन्न स्तरों में आप देखेंगे, तो आप देखेंगे जो होती है कि केंद्र सरकार के बीच, राज्य सरकार के बीच और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण जो होता है आप देखेंगे एक साझेदारी के रूप में होता है, एक स्तर पे एक स्तरों के रूप में बटा होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। इसी को हम कहते हैं सत्य की साझेदारी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है बेल्जियम और श्रीलंका। मतलब बेल्जियम आप देखेंगे एक देश है, आप देखेंगे यूरोप का देश है। अब यह यूरोप के देश में किस तरह से बेल्जियम में आप देखेंगे वहाँ के समुदायों के बीच किस तरह से मतलब सत्य को लेकर के लड़ाई चलती है और किस तरह से उसमें हल निकलता है, इसी के बारे में हम पढ़ने का प्रयास इसमें करेंगे। तो आप देखेंगे जो बेल्जियम एक जो है देश है, ये यूरोप का देश है, इसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। इसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। और ये जो बेल्जियम देश है आप देखेंगे यह जो है हमारे लगभग जो हरियाणा राज्य के लगभग आबादी इसकी है, 1 करोड़ के लगभग में जो है बेल्जियम की आबादी है यहाँ पे आप देखेंगे। और यह जो आप देखेंगे यह जो है देखेंगे फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, मतलब यह जो बेल्जियम है यूरोप में आप देखेंगे यह जो है 4 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। आप देखेंगे इसको हम याद कर सकते हैं कि फ्रांस, नीदरलैंड और आप देखेंगे जर्मनी और जो है लग्जमबर्ग, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से अगर याद करें फनी जल का मतलब F4 आप देखेंगे फ्रांस, नी4 आप देखेंगे कह सकते हैं नीदरलैंड, और जल का मतलब कह सकते हैं जर्मनी और लग्जमबर्ग, मानी फनी जल अगर आप याद कर ले सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस जो बेल्जियम जो है किन देश की सीमाओं से स्पर्श करता है, तो आप देखेंगे इसको हम कह सकते हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग की सीमाओं को स्पर्श करता है, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे। और इसमें जो अब देखेंगे अगला बात यहाँ पे देखेंगे बेल्जियम में कौन कौन से समुदाय के लोग रहते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। देखेंगे बेल्जियम में जो थे यहाँ पे एक समुदाय था फ्लेमिश का था। ये क्या था, पहला क्या है, फ्लेमिश का था। क्या था, पहला फ्लेमिश के समुदाय के लोग थे। वहां पे आप देखेंगे जो फ्लेमिश के लोग थे वह कितने परसेंट थे, वे 61% रहते थे। कितने परसेंट रहते थे, 61% जो है आप देखेंगे फ्लेमिश के समुदाय के लोग थे। और यह क्या बोलते थे, ये डच भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे, डच भाषा बोलते थे। और यह आप देखेंगे संख्या में अधिक थे, लेकिन यह पिछड़ा वर्ग था क्योंकि यह बहुत गरीब समुदाय के लोग थे। यह इसमें जो शिक्षा का स्तर जो बहुत कम था, इस कारण से आप देखेंगे यह वर्ग जो फ्लेमिश के समुदाय का पहला समुदाय आपने देखा। दूसरे समुदाय में आप देखेंगे यहाँ पे वेलेनिया के लोग थे,
यह वलेनिया जो एक समुदाय था, यहाँ पे आप देखेंगे 40% जो आप देखेंगे कितना परसेंट, 40% आप देखेंगे जो है वलेनिया के लोग थे और यह फ्रेंच भाषा बोलते थे, फ्रेंच भाषी लोग थे। और लेकिन यह आप देखेंगे समृद्ध लोग थे। कौन से लोग थे? समृद्ध लोग थे। इस तरह से आप देखेंगे। और जो 1% आप देखेंगे जर्मन भाषी लोग थे। कितने परसेंट थे? एक तीसरा वर्ग था जो जर्मन था, वह जर्मन भाषा बोलता था, 1% लोग थे। इस तरह से आप देखेंगे कि जो बेल्जियम में आपने देखा कि समुदाय जो थे 3 समुदाय में बटा हुआ था। पहला आपने देखा फ्लेमिश के लोग थे, दूसरा वलेनिया के लोग थे, तीसरा जर्मन लोग थे। अब ये आप देखेंगे अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषा इन लोग बोलते थे। जो 59% जो आप देखेंगे फ्लेमिश के लोग थे, 40% वलेनिया के लोग थे, जर्मन के 1% तो लोग थे। लेकिन डच भाषा बोलते थे। फ्लेमिश के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? डच भाषा बोलते थे। और वलेनिया के लोग जो थे फ्रेंच भाषा बोलते थे और जर्मन के लोग जर्मन भाषी बोलते थे। इस तरह से आप देखेंगे यह जो समुदाय था यह 3 वर्गों में बटा हुआ था। लेकिन आप देखेंगे यह, और यहीं पे आप देखेंगे जब इसकी राजधानी में अगर चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या था? आप देखेंगे यहाँ पे 80% जो लोग थे फ्रेंच भाषी बोलते थे और 20% जो डच भाषी बोलते थे। इस तरह से आप देखेंगे इन लोगों में जो सत्ते की लेकर के जो है विवाद चल रहा था। आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे जो फ्लेमिश के लोग थे, यह जो 59% थे, संख्या में अधिक थे, यह अपना जो है वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन यह लोग जो थे, यह फ्लेमिश की अपेक्षा जो फ्रेंच भाषी लोग थे वह सक्रिय लोग थे, मतलब एक्टिव लोग थे। वह अधिक से अधिक लोग जो मेहनत करते थे, जिसके कारण थे पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित वर्ग लोग थे और वह लोगों ने अपनी जगह को बरकरार रखा था। और आप यहीं पे आप देखेंगे अगर राजधानी ब्रुसेल्स में आप देखेंगे तो 80% लोग फ्रेंच भाषी लोग थे और 20% लोग आप देखेंगे जो है डच भाषी लोग थे। इस तरह से आप देखेंगे 1950 से लेकर के 1960 तक, आप देखेंगे 1950 से लेकर के 1960 के दशक तक लोगों में यह आप देखेंगे यह इन लोगों के बीच जो है, इन लोगों के बीच आप देखेंगे फ्रेंच और वलेनिया के लोगों के बीच सत्ते को लेकर के जो है एक तरह से गृह युद्ध होता है, तनाव चलता है। लेकिन आप देखेंगे फिर यहाँ के लोगों के द्वारा आप देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इन लोगों ने आपस में मिल करके समझौते किया, किस तरह से आप देखेंगे उन लोगों ने एक दूसरे के बीच में संविधान में संशोधन किया। इसके हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने पहले हमने देखा कि जो है, और इसमें आप देखेंगे परीक्षा के दृष्टि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूछ देगा क्वेश्चन कि बेल्जियम में वह कौन से समुदाय के लोग हैं जो 59% पाए जाते हैं, वलेनिया के लोग, फ्रेंच फ्लेमिश के लोग, जर्मन के लोग। तो इस तरह से आपको 59% फ्लेमिश के लोग पाए जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। और पूछता है कि फ्लेमिश जो वलेनिया बेल्जियम में जो फ्लेमिश लोग हैं कौन सी भाषा बोलते थे? तो डच भाषा बोलते थे। ये इस तरह से ऑप्शन में क्वेश्चन दे देगा, अपने आप में बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से बेल्जियम में सत्ते के लिए लड़ाई चल रही थी और डच भाषी लोग अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, फ्रेंच भाषी लोग अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बीच लेकर के आप देखेंगे इनमें जो 1950 से लेकर 1960 के बीच में संघर्ष की तनाव की स्थिति बन जाती है और गृह युद्ध हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे फिर इसी के दौरान आप देखेंगे यहाँ पे कि श्रीलंका में, यहाँ पे आपने देख लिया यहाँ पे कौन कौन से भाषा बोलते थे। इस तरह से हम आगे देखेंगे कि श्रीलंका में जो है किस तरह से सत्ते को लेकर के आपस में गृह युद्ध होता है, इसके बारे में हम देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे सत्ता का बंटवारा हुआ और आगे हम इस तरह से श्रीलंका में समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे श्रीलंका। आप देखेंगे श्रीलंका में आप देखेंगे इसकी राजधानी, आप देखेंगे राजधानी श्री जयवर्धने पुराकोटे
आप देखेंगे यहाँ पे जो है समुदाय, यहाँ पर भी आप देखेंगे यह जो है श्रीलंका जो है आप देखेंगे दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह दक्षिणी एशिया में स्थित है आप देखेंगे। और इस तरह से यहाँ पे जो समुदाय थे, यहाँ पर भी आप देखेंगे समुदाय थे। आप देखेंगे एक सिंहली समुदाय के लोग थे। यहाँ पे कौन थे? सिंहली समुदाय। यहाँ पे कौन समुदाय थे? सिंहली समुदाय के लोग थे। और दूसरा आप देखेंगे एक तमिल थे। तमिल थे। कौन थे? तमिल थे। यह तमिल में आप देखेंगे जो सिंहली समुदाय के लोग थे यह 74% थे। कितने परसेंट थे? 74%। 18% आप देखेंगे तमिल थे। तो इस तरह से आप देखेंगे। और इसमें आप देखेंगे एक ईसाई था। ईसाई के लोग थे। ईसाई के लोगों का समुदाय था एक। इसमें आप देखेंगे लगभग आप देखेंगे 7% के करीब था। लगभग 7% के करीब था, जो कि जो है सिंहली और तमिल दोनों बोलते थे। जो सिंहली और तमिल दोनों बोलते थे। और तमिल दोनों बोलते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे श्रीलंका में कि जो समुदाय थे, यहाँ पे समुदाय आप देखेंगे सिंहली समुदाय के लोग थे जो कि 74% लोग थे। और वहीं पे आप देखेंगे तमिल थे जो कि 18% थे, 18% थे। और ईसाई कुछ समुदाय के लोग, ईसाई लोगों का समुदाय था वह आप देखेंगे जो कि लगभग 7% के लोग थे, जो कि आप देखेंगे सिंहली और तमिल दोनों बोलते थे। इस तरह से आप देखेंगे यह जो था, यह जो बौद्ध धर्म को लोग मानते थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यह कौन सा धर्म के लोग थे? आप देखेंगे बौद्ध धर्म के लोग थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी बौद्ध धर्म को मानते थे। और इस तरह से आप देखेंगे कुछ लोग इसमें आप देखेंगे हिंदू धर्म के लोग थे, हिंदू थे। इस तरह से हिंदू धर्म के लोग थे। और इस तरह से अस्थाई कुछ लोग थे। 5% मुस्लिम धर्म के लोग थे। इसमें आप देखेंगे जो थे 13% आप देखेंगे 13% लोग, कुछ लोग थे हिंदू धर्म थे जो अस्थाई थे। और इसमें 5% आप देखेंगे 5% जो थे 5% करीब जो थे मुस्लिम थे, मुस्लिम समुदाय के लोग थे। मुस्लिम समुदाय के लोग थे। यहाँ पे 5% आप देखेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो अस्थाई लोग थे, अस्थाई थे। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह से जो है सत्ता के लेकर के लोग आपस में लड़ाई होती है। आप देखेंगे एक बार और समझिए, श्रीलंका आप देखेंगे, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। आप देखेंगे यहाँ पर जो भी यह जो है श्रीलंका जो है एशिया, दक्षिणी एशिया में स्थित है। यह आप देखेंगे यह देश में आप देखेंगे यहाँ पर भी जो सत्य को लेकर के जो किस तरह से समुदाय में बटा हुआ था। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला समुदाय था एक सिंहली समुदाय के लोग थे। कौन से समुदाय के लोग थे? आप देखेंगे एक सिंहली समुदाय के लोग थे। दूसरे आप लोग देखेंगे तमिल समुदाय के थे। और चौथे आप देखेंगे, तीसरे देखेंगे कि जो है ईसाई लोग थे, ईसाई लोगों का समूह था। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे 74% जो थे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, जो कि यह अधिक वर्ग था। और तमिल भाषा के लोग, तमिल जो थे यह आप देखेंगे कुछ हिंदू थे, 13% के अस्थाई लोग थे, कुछ 5% मुस्लिम अस्थाई लोग थे। तो इस तरह से जो मुस्लिम धर्म को मानते थे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो मुस्लिम धर्म को मानते थे, इस तरह से आप देखेंगे जो कि भारतीय मूल के निवासी लोग थे। जैसे आप देखेंगे कुछ तमिल वहाँ के अस्थाई रहते थे, लेकिन आप देखेंगे जब यहाँ पे हमारा देश गुलाम था तो वहाँ पर जो कुछ अंग्रेज जो है यहाँ से कुछ भाग करके जो खेती करने के लिए कुछ तमिल जा करके श्रीलंका में चले गए थे। वह उस तरह से 5% के लोग जो थे यह भारतीय मूल के लोग थे। और इस तरह से आप देखेंगे जो 7% लोग थे जो सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते थे, इस जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है यह तनाव बढ़ता गया सत्य को लेकर के। आप देखेंगे क्या होता है आगे। आप देखिए कि जब आप देखेंगे यहाँ पे
1848 में, यहाँ पे श्रीलंका में क्या होता है, जब 1848 में यहाँ पे श्रीलंका की स्वतंत्रता आप देखेंगे 1848 में, और नहीं 1948 में। 1948 में श्रीलंका जो होता है क्या है, स्वतंत्रता मिली। यहाँ पे श्रीलंका को जो 1948 में जब स्वतंत्रता मिलती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे समुदाय, जो सिंघली समुदाय के लोग अधिक संख्या में थे, और यह बहुसंख्यक होने के नाते यह लोगों ने क्या किया, एक तरफा कानून बनाना शुरू कर दिया। अपने संविधान उन्होंने 1956 में संविधान बनाया। 1956 में आप देखेंगे संविधान जब बनता है, इनका संविधान का प्रारूप बना। संविधान 1956 में संविधान बना, तो आप देखेंगे इन लोगों ने क्या किया, एक तरफा कानून बना करके और केवल उन्हीं लोगों को प्राथमिकता देने लगे, सरकारी विद्यालय से लेकर के आप देखेंगे जो विश्वविद्यालय तक, मतलब हर सरकारी क्षेत्रों में केवल जो है यह आप देखेंगे सिंघली समुदाय को लोगों को प्राथमिकता दी गई। केवल किसको दी गई, सिंघली समुदाय को, जो आप देखेंगे समुदाय को प्राथमिकता दी गई। प्राथमिकता आप देखेंगे, मिकता जो दी गई, किसको दी गई थी, केवल सिंघली समुदाय के लोगों के लिए सरकारी स्कूलों में प्राथमिकता दी गई। विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, हर जगह पे आप देखेंगे इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, मतलब इस सरकार ने जो है एक तरफा कानून बनाया और क्या कर दिया, तमिलों को क्या कर दिया था, दरकिनार कर दिया था। और जो तमिल लोग थे, तमिलों को जो आप देखेंगे, तमिलों को दरकिनार कर दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक तरह से तमिल जो थे उनका कोई कानून में जगह नहीं मिली, और जो सिंघली समुदाय के लोग थे, और जब यहाँ पे संविधान बनता है तो सरकारी स्कूलों से लेकर के विश्वविद्यालयों तक इनका जहाँ तक था कि पूर्ण रूप से जो है इनका बोलबाला हो गया और एक तरफा कानून बन गया। और इस तरह से आप देखेंगे यह जो है, अब समझ लीजिए राजनीतिक तौर पे आप देखेंगे इसका विरोध होने लगा, और यह एक तरफ से जो है बहुत है। श्रीलंका के लोगों ने जो, फिर आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, जो तमिल लोग थे, जैसे इन लोगों ने मान लीजिए अपना कानून बना के रख दिया, सारी व्यवस्था को अपना सुविधा करने लगे। अब ये तमिल लोग थे, यह लोग भी आप देखेंगे यह चुप रहने वाले नहीं थे। इन लोगों ने भी पार्टियां बनाई। क्या बनाई, तमिलों के राजभाषा बनाने के लिए, क्षेत्रीय भाषा स्वायत्तता हासिल करने के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए अवसरों को मांग को लेकर के संघर्ष किया। मतलब इन लोगों ने क्या किया कि पार्टी बनाई, क्षेत्रीय भाषा को अधिकार दिलाने के लिए और अपने जो है अधिकारों के प्रति, रोजगार के प्रति इन लोगों ने जो तमिलों के खिलाफ जो है क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। और इस तरह से आप देखेंगे, और इनकी आवाज़, अब ये लोग धीरे धीरे जब सक्रिय हो गए तो आप देखेंगे संघर्ष होने लगा। और 1980 के दशक तक आप देखेंगे उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल जो है ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर के अनेक राजनीतिक संगठन बना दिए थे। और इस तरह से आप देखेंगे 1980 के दशक में, आप देखेंगे 1980 के दशक में आप देखेंगे ये लोग भी जो है अपनी जो है राजनीतिक पार्टी ईलम के नाम से जो है, दशक में आप देखेंगे ईलम के नाम से जो है इसने भी राजनीतिक संगठन बनाने शुरू कर दिए। इस तरह से आप देखेंगे श्रीलंका के दो बीच पारस्परिक जो है अविश्वास जो है बड़े टकराव के रूप में उभर कर आया, रूप ले लिया, और लोगों के बीच आप देखेंगे क्या होता आता है, गृह युद्ध हो जाता है। दोनों के बीच, तमिलों के बीच और सिंघलियों के बीच एक तरह से युद्ध हो जाता है। परिणाम स्वरूप दोनों के पक्ष में हजारों लोग मारे जाते हैं। अब इसमें क्या हुआ, जब एक तमिल और सिंघली लोगों के बीच
में आप देखेंगे एक तरफ से वैमनस्यता फैल गई और लोगों में क्या हो गई, झड़प हो गई और बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत खून खराबा हुआ। इस तरह से आप देखेंगे और वे लोग, कुछ लोग इधर से उधर भाग करके शरण लेना शुरू कर दिए। इस तरह से आप देखेंगे, आपने देखा कि इस तरह से आप देखेंगे फिर 2009 में इस गृह युद्ध को अंत होता है। फिर आगे चल करके इस तरह से गृह युद्ध हुआ। फिर लोगों में किसी प्रकार से थोड़ा सा समझौता होने के बाद आप देखेंगे 2009 में गृह युद्ध समाप्त होता है। कब समाप्त हुआ? 2009 में जो गृह युद्ध जो आप देखेंगे युद्ध होता है, क्या है, समाप्त हो जाता है, समाप्त हुआ। तो इस तरह से आप देखेंगे यह यहाँ पे सत्य की साझेदारी का जो सही तरीका था वह सही नहीं था, जिस कारण से आप देखेंगे यहाँ पे अधिक समय तक आप देखेंगे यहाँ पर गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। और फिर आप देखेंगे 1900 दशक में इससे राजनीतिक पार्टी गृह युद्ध शुरू हुआ। आप देखेंगे यहाँ पर 2009 तक यह युद्ध चलता रहा। फिर जो है इस तरह से कुछ फिर उनमें संशोधन होकर के कुछ सुधार किए गए। तो इस तरह से आपने देखा कि श्रीलंका में किस तरह से आप देखेंगे मतलब समुदायों के बीच झड़प चली। फिर बेल्जियम में आपने देखा फ्लेमिश के बीच में और फ्लेमिश और वलेनिया के बीच में किस तरह से चला। तो इस तरह से आपने श्रीलंका के बारे में देखा। फिर आप देखिए आगे क्या देखेंगे कि हमें जो है सत्य की साझेदारी, इसके बाद आप देखेंगे सत्य की साझेदारी की क्यों आवश्यक होता है, क्या होती है सत्य की साझेदारी, हमें जो है क्यों आवश्यक होती है। इस तरह से हम देखेंगे सत्य की साझेदारी की हमें क्यों जरूरत होती है। सत्य की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक होती है। आएगा क्वेश्चन कि आप देखेंगे यहां से क्वेश्चन आएगा सत्य की साझेदारी क्यों आवश्यक होती है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे सत्य की साझेदारी क्यों आवश्यक होती है। मतलब अगर किसी देश के लिए अगर सत्य की साझेदारी आवश्यक होती है तो क्या होती है। आप देखेंगे लोकतंत्र को सफल स्थायित्व प्रदान करने के लिए, मतलब लोकतंत्र को सफल स्थायित्व प्रदान करने के लिए हमें जो सत्य की साझेदारी आवश्यक होती है। क्योंकि आप देखेंगे यदि एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता चली जाती है तो वह क्या हो जाती है, वह धीरे धीरे निरंकुश हो जाती है, तानाशाह हो जाती है, जिससे क्या होता है कि तानाशाह हो जाने पर हमें लोकतंत्र का हनन होने लगता है। तो इसलिए जरूरी होती है, क्यों जरूरी होती है, सत्य की साझेदारी लोकतंत्र को स्थायित्व सत्य की साझेदारी लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करती है। सत्य की साझेदारी लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करती है क्योंकि यदि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में, क्योंकि यदि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में चली जाए तो वह निरंकुश हो सकता है। सत्य की साझेदारी लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करती है क्योंकि यदि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में
चली जाए तो वह निरंकुश हो जाता है, जिससे लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। मतलब कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करता है, और इस तरह से सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करता है, क्योंकि यह सत्ता एक व्यक्ति हाथ में चली जाए तो वह निरंकुश हो सकता है, जिससे लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी क्या होती है, हमें जो है जरूरी होती है। दूसरा बात आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि दूसरे पॉइंट में कहा गया सत्ता की उचित भागीदारी लोकतंत्र की आत्मा है। दूसरा आप देखेंगे सत्ता की उचित भागीदारी लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि आप देखेंगे सत्ता की उचित भागीदारी जो है लोकतंत्र की आत्मा है, जिसके बिना लोकतंत्र रूपी देह लोकतंत्र की आत्मा है, जिसके बिना लोकतंत्र रूपी शरीर निष्प्राण हो जाएगा, मतलब सत्ता की साझेदारी उचित भागीदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इस जैसे आप देखेंगे जिसके बिना लोकतंत्र रूपी शरीर जो होता है निष्प्राण हो जाएगी। जैसे हमारी शरीर है, यदि हमारी आत्मा इसमें से निकल जाएगी तो हमारे शरीर का पूर्ण रूप से जो है महत्व खत्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को समाप्त कर दिया जाएगा तो उसी दिन आप देखेंगे एक तानाशाही शक्ति की स्थापना हो जाएगी और वह एक निरंकुश व्यक्ति के हाथ में सत्ता चली जाएगी, जिससे पूरे लोकतंत्र को नुकसान होगा। लोग अपनी बात को नहीं कह पाएंगे और अब लोगों को आसानी से एक स्तर से दूसरे स्तर को सुविधा नहीं मिल पाएगी और उसकी विकास नहीं हो पाएगा। उसी तरह से आप देखेंगे हमारे शरीर में अगर हमारी आत्मा चली जाती है, उसी तरह से लोकतंत्र की अगर उचित भागीदारी नहीं है तो वह एक निष्प्राण हो जाएगा, लोकतंत्र रूपी शरीर जो है उसका जो मर जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे हमने दो बताया कि सत्ता की साझेदारी अस्थायित्व प्रदान करने के लिए हमें जो है सत्ता की भागीदारी आवश्यक होती है, क्योंकि आप देखेंगे अगर एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता चली जाती है तो वह निरंकुश हो जाएगा, तानाशाह हो सकता है, जिसके कारण से यह बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर लोकतंत्र को अच्छा बनाना है तो हमें सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमने आपको 2 पॉइंट दिया। इस तरह से एक और पॉइंट अगला देखेंगे। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे यहां पे लोकतंत्र में सत्ता युक्तिपरक और नैतिक तर्कों से आवश्यक होती है। आप देखेंगे लोकतंत्र में सत्ता युक्तिपरक एवं
लोकतंत्र में सत्ता युक्ति परक एवं तर्कों से आवश्यक होती है। तर्कों से क्या होती है? आवश्यक होती है। आवश्यक होती है। मतलब लोकतंत्र में सत्ता युक्ति परक और तर्कों से आवश्यक है, मतलब आवश्यक होती है। कहने का मतलब क्या आता है इसमें कि आप देखेंगे, इसमें यदि आप देखेंगे कोई भी कार्य हो, अगर हम उसको सही तर्क से विवेक से नहीं करेंगे तब तक वह कार्य हम सही ढंग से नहीं कर सकते। उसी तरह से हम लोकतंत्र में यदि हम सत्ता को सही तरीके से लोगों को किस तरह से सुविधा देना, किस स्तर से लोगों को सरकार में बांट करके लोगों को शक्तियों को बंटवारा करके सही ढंग से विकास करने की योजना बनाना है, तो अगर हम यह सही तर्क और विवेक से नहीं करेंगे तब तक हम अपने देश या लोकतंत्र का विकास नहीं हो पाएगा, किसी देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसी कारण से हमें बहुत तौर तरीके से विवेक के द्वारा जो हमें इस सभी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। तीसरी बात क्या है? लोकतंत्र में बहुसंख्यक के आतंक को रोकने तथा अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करने के लिए सत्य की भागीदारी क्या होती है? आवश्यक होती है। आप देखेंगे चौथा पॉइंट क्या बना कि जो है लोकतंत्र में बहुसंख्यक वर्गों, मतलब लोकतंत्र में बहुसंख्यक वर्गों के आतंक को रोकने, लोकतंत्र में बहुसंख्यक वर्गों के आतंक को रोकने तथा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए सत्य की भागीदारी आवश्यक है। सत्य की भागीदारी क्या है? आवश्यक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि लोकतंत्र में बहुसंख्यक वर्ग के आतंक को रोकने तथा आप देखेंगे अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए सत्य की भागीदारी क्या होती है? आवश्यक होती है। आप देखेंगे जो अगर बहुसंख्यक वर्ग होता है हमारे लोकतंत्र में, यदि आप देखेंगे वह कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि और उनका जो है केवल एक तरह से बहुमत अगर हमेशा होता रहेगा तो वह आप देखेंगे निरंकुशता की ओर बढ़ जाएंगे और अल्प वर्ग के हितों को जो है आप देखेंगे उसको जो है वह दबाने का प्रयास करेंगे। इस कारण से आप देखेंगे इसमें अल्प वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था जो है सत्य की साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो लोगों के हितों को ध्यान में रख करके वह आगे उसको बढ़ाने का प्रयास करती है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि सत्य की साझेदारी क्यों आवश्यक होती है। एक बार मैं फिर आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूं। पहला हमने बताया कि लोकतंत्र को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए सत्य की साझेदारी जरूरी है, क्योंकि यदि अगर एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता चली जाएगी तो वह निरंकुश हो सकता है, जिसके कारण से वह देश का विकास संभव नहीं होता। हमने दूसरा बताया कि जो है सत्य की उचित भागीदारी लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है? सत्य की उचित भागीदारी लोकतंत्र की आत्मा है। और आप देखेंगे जिसके बिना लोकतंत्र रूपी शरीर जो हो जाएगा निष्प्राण हो जाएगा। मतलब अगर लोग सत्य की भागीदारी नहीं रहती है तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होगा। जिस तरह से शरीर में अगर आत्मा निकल जाएगी वह बेकार हो जाती है, उसी तरह से लोकतंत्र में सत्य की साझेदारी समाप्त कर दिया जाए तो पूरा लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा हमने बताया। तीसरा हमने यह बताया आपको कि लोकतंत्र में सत्ता जो होती है युक्ति परक और नैतिक तर्कों पर आधारित होनी चाहिए, कि अगर लोकतंत्र में कोई भी कार्य हो वह तर्कों पर आधारित हो, विवेक के द्वारा किया गया हो,
या सभी के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, सभी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कि मतलब एक अच्छे ढंग से उसका संचालन हो, इस तरह से लोकतंत्र के लिए जो है ये आप देखेंगे यह युक्तिपरक और विवेकपूर्ण जो बातें होती हैं वह बहुत ही आवश्यक होती हैं। तीसरा बात हमने चौथा बात बताया कि लोकतंत्र में आप देखेंगे सत्य की साझेदारी इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग के जो है आतंक को रोकने के लिए, मतलब बहुसंख्यक वर्ग आप देखते हैं बहुत अधिक लोग होने के बाद, मात्रा अधिक होने के बाद वह अन्य लोगों को जो है परेशान करना प्रारंभ करते हैं, आतंक मचा देते हैं। आप देखेंगे उसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए और अल्प वर्ग के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए हमें आप देखेंगे लोकतंत्र की भागीदारी या सत्य की भागीदारी बहुत जरूरी हो जाती है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जो है कि लोकतंत्र हमें क्यों जरूरी होता है सत्य की साझेदारी में। इस तरह सत्य की साझेदारी में आप देखेंगे सत्य की साझेदारी लोकतंत्र में क्यों जरूरी होती है, इसको हमने आपको बताया और इस तरह से आपने देखा। तो इस तरह से इसके बाद आपने जो देखा था कि जो कि इसमें सत्ताधारी के जो स्वरूप थे और तो इस तरह से आप हमने देखा। यहाँ तक आज इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में एक वीडियो और इसकी बनेगी, पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने पढ़ लीजिए कि सत्य की साझेदारी क्या होती है, बेल्जियम में कौन कौन से समुदाय के लोग थे, किस तरह से वहाँ पे सत्य की साझेदारी के लिए गृह युद्ध होता है, श्रीलंका के